सुपर विमेन के प्रायोजक हैं Naturals, India's #1 hair salon for men and women. श्री साई डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी प्रकार के टायर और ट्यूब होलसेल प्राइस पे। होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस पे। ग्रोसर, आपकी जरूरत हमारी जिम्मेदारी, एक कॉल पर घर बैठे मंगाए सभी। शोरूम हिंदुस्तान साइकिल, जहां हर तरह के साइकिल, बच्चों के खिलौने और जिम के इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं होलसेल प्राइस पर। हमारी वो सलीमा ना देखियो। अब बेटा ऊपर ही पतुरिया के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ी हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं आकृति विज्ञा आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भोजपुरिया भाषा में रहूँगा सब लोग के जोहार करता नहीं स्वागत बा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये लड़की क्या नया लेके आ गई। भाई लड़की है तो कुछ नया लेके आएगी। तो आज के इस खास पेशकश में आपके लिए कुछ बहुत ही विशेष है। क्या है ये भी सोच रहे होंगे, सोचना जायज़ भी है। अब यहाँ पर आज हम आपको मिलवाएंगे एक खास, एक खूबसूरत शख्सियत से, लेकिन इसके क्रम में मुझे एक शेर याद आता है अभिषेक का। लड़कियों को तो जमाने ने कहा कमज़ोर था, आज उनके पाँव नीचे पर्वतों की चोटियाँ। तो इसी क्रम में आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलवाएंगे जिन्होंने गोरखपुर की गलियों में साइकिल चलाते हुए एक बड़ा सा सपना देखा, और केवल सपना देखा ही नहीं, उस सपने को पूरा किया। लंबा सफ़र लगा, थोड़ी परेशानियां आई, लेकिन सपना देखा है तो पूरा करना था। लेकिन हाँ, उस शख्सियत से मिलवाने से पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना जरूरी समझती हूँ। दोस्तों, जब भी बात आती है थिएटर की तो हमारे संस्कृत में कहा गया है नाट्य शास्त्र पंचम वेदः अस्ति। जिस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है वह भोजपुरिया जवार में नौटंकी से हो के कब में जाके एनएसडी बन जाला एमे पते ना चलेला। तो एगो गोरखपुर के लड़की, एगो गोरखपुर के बेटी जो गोरखपुर से सपना देखली और एनएसडी में गईली, अपन लोहा मनवैली, ऐसन दीक्षा जी हमने जाके बीच बाड़ी। तो आज स्वागत करते हैं हमारे बीच दीक्षा तिवारी जी का। कैसी हैं दीक्षा जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आपके साथ एनबी न्यूज़ का हर एक आदमी सुरक्षित होगा, सकुशल होगा। और आपके साथ साथ एनबी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया इंटरव्यू के लिए। दीक्षा जी, हम लोग मिल ही गए हैं तो आज सवालों के माध्यम से जुड़ेंगे, कुछ बातें होंगी, बतकही होगी। एक बात मन में आती है, ऐसा क्या था, एक्टिंग कैसे अचानक मन में आया, बचपन में क्या था, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। होता क्या है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो करियर को लेकर के उस वक्त उतना फोकस नहीं रहता है, उसको एक साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मुझे जितनी चीज़ें अच्छी लगती थी उनमें से एक चीज़ ये भी थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और जैसे जैसे इस चीज़ के प्रति और ज़्यादा ज्ञान मिलता गया, वैसे वैसे इस चीज़ में मुझे ज़्यादा रुचि मिलने लगी और ये एहसास होने लगा कि ये काम जो है वो मैं सबसे बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। और फिर मेरा पैशन प्रोफेशन में कब बदल गया ये मुझे भी नहीं पता चला। होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस पे। दीक्षा जी, कहा जाता है कि जब भी हम कोई चीज़ ठान लेते हैं या फिर कोई सपना देखते हैं तो उसके पीछे एक मार्गदर्शक की बड़ी भूमिका होती है। तो आपका मार्गदर्शन किसने किया? कौन ऐसा था जिसने आपके सपनों को पंख देने में बहुत सहायता की? गोरखपुर मेरी जन्मभूमि भी रही है और कुछ हद तक कर्मभूमि भी इसलिए कहूँगी क्योंकि थिएटर के दिनों की शुरुआत मेरी इसी शहर से हुई है। मैं इसी शहर में बड़ी हुई, इसी शहर से मेरी शिक्षा आरंभ हुई और इसी शहर में थिएटर करके मैंने एनएसडी के एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई किया और अभियान थिएटर ग्रुप से मैं जुड़ी रही, जिसके अध्यक्ष हैं श्री नारायण पांडे सर। तो यहाँ तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब एक टीचर तो थे ही वो, इसके साथ एक पेरेंट्स की तरह, क्योंकि आप जैसे कि समझते हैं आजकल के माहौल में अभी भी पेरेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है अगर उनका कोई बच्चा इस फील्ड में आना चाहे, और छोटे शहर में ये थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंटिंग की भी जहाँ तक बात आई ना, तो इस रोल को भी पांडे सर ने बहुत अच्छे से निभाया। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे इतने लंबे टाइम तक।
दीक्षा जी, आपने अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर की बात कर ही दी है, तो इसके बाद कुछ ऐसे बातों पर आएंगे जहां पर आपके इनिशिएटिव्स आजकल पूरे शहर में सिर चढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और मन में आती है कि कहा जाता है कि एनएसडी जो है वो थिएटर का मक्का मदीना है। तो दीक्षा जी, एनएसडी का सपना कैसे पता चला? एनएसडी क्या है, कुछ बताएं। मैं सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था एनएसडी है क्या। मतलब थिएटर में आने के पहले मैंने नाम भी नहीं सुना था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और मुझे एनएसडी जाना है और एनएसडी के लिए मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, इसके लिए भी श्री नारायण पांडे सर का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे भी। और उसके अलावा हमारे यहाँ जब वर्कशॉप होती थी तो मतलब जो भी टीचर बीएनए से या फिर एनएसडी से ट्रेनिंग देने आते थे वो हमेशा मुझे कहते रहते थे कि दीक्षा तुम्हें एनएसडी ट्राई करना चाहिए। तो तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मेरे ख्याल से 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने अभियान थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया था। लेकिन करते 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 फिर जब थिएटर का विजन क्लियर हुआ दिमाग में तो थोड़ा बहुत एनएसडी के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर लगा अच्छा ये तो मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट की चीज़ है, तो इसको मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। अब क्योंकि उस वक्त मैं हाई स्कूल में थी तो ग्रेजुएशन तक जाते जाते थिएटर के भी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया और म्यूज़िक मैं सीख रही थी, म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट भी था और ग्रेजुएशन में भी लिटरेचर था। तो ये सारी चीज़ों ने मिल करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसी का शायद रिजल्ट है। सुन के ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दिमाग में एक बात और आती है, हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि एनएसडी क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जैसा कि हम सब जानते भी हैं। अब दीक्षा जी, यहाँ पे मन में एक बात और आती है कि एनएसडी का सपना भी देख लिया आपने, साधने भी लगी, तो एनएसडी कितने अटेम्प्ट्स रहे आपके? मेरा एनएसडी में सिलेक्शन सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री क्लियर कर लिया था, लेकिन वर्कशॉप तक मैं गई थी लेकिन फाइनल नहीं किया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो तैयारियों के दौरान परेशानियां भी आई होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब अब परेशानियां बहुत सारी हैं, किस परेशानियों के बारे में आपसे चर्चा करूं ये थोड़ा सा बताना मुश्किल है। देखिए, एक लड़की को किसी फील्ड में जाने के लिए या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई कला का क्षेत्र है और कला के क्षेत्र में अगर किसी लड़के की रुचि है और ये उसका जब पैशन बनता है और आगे चल के वो इसी को प्रोफेशन बनाने के लिए चूज़ करती है, तो उसको जिन जिन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है उन सारी परिस्थितियों से होकर मुझे भी गुजरना पड़ा। चाहे वो शुरुआत, देखिए मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा परिवार की तरफ से मुझे बहुत 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 सपोर्ट मिला है। अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला होता तो मतलब मेरे लिए अटेम्प्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल था। शुरुआती दिनों में ये थिएटर, ये शब्द ही क्या ना, लोग क्या, हमारे वहाँ पे पहले मैंने बहुत बार इस शब्द को लेकर के सुना है कि क्या है, नाच गाना नौटंकी, अच्छा वो जो नचनिया है, अच्छा ऑर्केस्ट्रा का नाच है। तो इस तरीके की मानसिकता से मुझे बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ा। और उसके अलावा जब रिहर्सल देर से ख़त्म होती थी तो शाम को घर आने के लिए रात हो रहा है, घर जाना है ना, इस तरीके की सारी समस्याओं से मुझे भी गुजरना पड़ा। लोगों को समझाना पड़ा कि देखिए थिएटर ये है, और वो बोलने से नहीं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक उसके लिए काम करना पड़ा। हम हर महीने शोज करते थे, हम एम्पावरमेंट के कार्यक्रम चलाते थे, मतलब नुक्कड़ नाटक, हम हर हफ्ते हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। तो कर करके एक तरह से थिएटर का कल्चर शहर में बनाने की कोशिश की। तो उसका भी एक रिजल्ट है कि आज लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और अभी शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ थिएटर क्या है, अब लोग भली भांति इससे परिचित हैं। होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस पे। दीक्षा जी, अब दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, किधर को जाएं, लेकिन कुछ बातें मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ज़रूरी है। जैसा कि अभी दीक्षा जी ने बताया कि अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब अभियान की बात आती है तो हमारे दर्शकों को जान लेना ज़रूरी है एनबी न्यूज़ के माध्यम से कि अभी अगर गोरखपुर में रूम थिएटर आप देखना चाहते हैं कैसा होता है तो अभियान जाएँ, और अगर रूम थिएटर की बात आती है तो इसमें भी दीक्षा जी का बड़ा योगदान है। दीक्षा जी, आप आज हमारे दर्शकों को बताएं कि ये रूम थिएटर का कॉन्सेप्ट लेके गोरखपुर तक आने का सफ़र क्या है, किस तरह से क्या हुआ? जब मैं एनएसडी में गई तो मुझे पहली बार इंटीमेट स्पेस में नाटक करने का अनुभव मिला। इंटीमेट स्पेस क्या होता है मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। आप एक शो देखते हैं, ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप इंटीमेट स्पेस या फिर ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें होता यह है कि दर्शक और जो अभिनेता होता है उसके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो जब उसमें दर्शक आपको देखता है तो दर्शक को भी ये एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके नाटक का हिस्सा है, या फिर
इतने करीब रहते हैं दर्शक और अभिनेता, आप उनसे आंख में आंखें डाल के आप बात कर रहे होते हैं और बहुत छोटी स्पेस हो जाती है ना, तो वो माहौल थोड़ा सा अलग होता है और वो बहुत ज़्यादा आपको लाउड नहीं होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली चीज़ें क्रिएट नहीं करनी पड़ती हैं और इंटीमेसी एक एक्टर को बहुत अच्छा फील देता है उसके कैरेक्टर के लिए और ऑडियंस को भी वो सेम फील देता है। तो जब मैंने वहाँ पर ऑडिटोरियम में भी शो किए और ये इंटीमेट स्पेस में भी किया, तभी मैंने डिसाइड किया था कि पास आउट होने के बाद अगर मैं अपने शहर में जाकर के करती हूँ तो कुछ ऐसा मुझे करना चाहिए। अब इंटीमेट स्पेस तो था नहीं हमारे शहर में, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती कि इंटीमेट स्पेस कैसे क्रिएट किया जाए। तो उस दौरान मैंने सर से, मेरी पांडे सर से बात हुई, मैंने कहा कि सर कुछ ऐसा आइडिया है। तो फिर उन्होंने बताया कि दीक्षा तुम्हारी बात सुन के कुछ रूम थिएटर जैसा मुझे फील हो रहा है, तो मैं बहुत दिन से ये सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो देखो तुम क्रिएट करो, देखो क्या हो सकता है। तो फिर हमने एक परफॉर्मेंस बनाई, उस परफॉर्मेंस का नाम था अनडेमोन्स्ट्रेबल शेप्स, और वो पूरा इम्प्रोवाइजेशन बेस्ड था, उसको मैंने डायरेक्ट किया था, उस स्पेस को डिज़ाइन किया था। उसका उद्देश्य भी ये था कि हम बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे पास बहुत महंगे संसाधन नहीं हैं, तो हम नाटक कैसे करें। थिएटर आपसे बहुत ज़्यादा हैवी संसाधन नहीं मांगता है। अगर आपके पास ऑडिटोरियम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाटक नहीं कर सकते। आप अपने घर के कमरे में भी नाटक कर सकते हैं। नाटक करने के लिए सिर्फ नाटक करने की इच्छा का होना ज़रूरी है। अगर चाहत आपकी होगी तो आप सब चीज़ें कर लेंगे। तो हमारा जो स्पेस था, मैंने उसको ही बोला, क्योंकि उस वक्त हमारे पास लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा इस तरह से थी नहीं, तो हमें लाइटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। तो वहाँ पर उस काल की भी चर्चा होती थी जब लाइट की खोज ही नहीं हुई थी। तो उस वक्त कैसे कैंडल की रोशनी से कैसे नाटक क्रिएट किए जाते थे, या फिर सूरज की रोशनी में कैसे किया जाता था, या फिर खिड़की से कोई रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, उसमें कैसे नाटक किया जाता था। ये सब जब पढ़ाया जाता था सुन के मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मुझे मन किया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा क्रिएट करूँ। तो फिर मैंने बोला सबसे कि आप ऐसा करिए, जितने बच्चे थे कि घर में जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट रखी है आप ले करके आइए, हम उसको कुछ करके बनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस था और उसमें ऑडियंस को बैठने की परमिशन नहीं थी, ऐसा डिज़ाइन किया था। मतलब जैसे जैसे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है आपको उसके साथ वॉक करके देखना है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप उसका हिस्सा हैं। और अलग अलग 4-5 कहानियों को हमने चूज़ किया, उस पर जितने भी एक्टर थे साथ में उन लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किया और इस तरह से हमने रूम थिएटर को स्टार्ट किया। अब दर्शकों के मन में काफ़ी जिज्ञासाएं जन्म लेना शुरू कर चुकी हैं। अब आप सोच भी रहे होंगे कि दीक्षा जी के सफ़र में लगातार एक नाम उनके साथ चला, श्री नारायण पांडे जी। तो आपको बता दें दोस्तों, गोरखपुर में अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर एक एक्टिव संस्था है, थिएटर के नाम पे सबसे अधिक एक्टिव संस्था है और पांडे सर एक तरह से उसके कर्ता धर्ता हैं। पांडे सर ने उन सपनों को लगातार परवाज़ दे रहे हैं, उड़ान दे रहे हैं। अब फिर हम दीक्षा जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। NSD की हमने बात की, NSD दिल्ली तक वो पहुँची। अब दीक्षा जी से जानेंगे कि दिल्ली से मुंबई तक जाने का सफ़र कैसा रहा, ये भी आपके लिए रोचक होगा। चलिए जानते हैं दीक्षा जी। मैंने कभी अपने आप को बांधा नहीं कि मुझे सिर्फ थिएटर करना है या फिर मुझे सिर्फ सिनेमा करना है। मेरे दिमाग में हमेशा से सिर्फ एक बात थी कि मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली है। एज एन एक्टर मैं पास आउट हुई हूँ एक्टिंग स्पेशलाइजेशन के साथ, तो मैं वर्सेटाइल होकर के काम करना ज़्यादा पसंद करूँगी अभी भी। तो मैं थिएटर भी करती हूँ, मैं सिनेमा के लिए भी काम करती हूँ, है ना। तो मैंने बांधा नहीं अपने आप को। तो मुंबई जाने का यही था, क्योंकि थिएटर तो मुझे लगता है मेरे मरते दम तक छूट नहीं पाएगा। थिएटर से ही मेरे जीवन में, मतलब इस काम को करने के पीछे थिएटर का ही हाथ रहा है। और थिएटर ऐसी चीज़ है जिसको करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मुझे स्क्रीन पर भी हाथ आजमाना था, मुझे अपने आप को आजमाना था कि मैं उसमें क्या कर पाती हूँ। तो इसलिए मुंबई जाने का ये निर्णय लिया मैंने। क्या बात है, यही शायद एक कलाकार को और बेहतर कलाकार बनाती है। दीक्षा जी, अब मेरे मन में एक बात और आ रहा है, मुझे लगता है कि अब जो है सब्र है वो नहीं हो पा रहा है, पूछ ही लेना चाहिए। जब भी बात आती है पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल के लोग की एक अलग विशेषता है। कभी सावन में कजरी बरस रही है, लोग चैता गा रहे हैं, फागुन में फगुआ गा रहे हैं। आपके भी मन में अलग अलग भलाइयाँ लेती होंगी भावनाएं। मैंने सुना है कि आप कुछ फोक पर आधारित भी कार्यक्रम कर रही हैं, गुलाबो बाई कुछ ऐसा नाम है, तो आपसे गुजारिश है कुछ उसके बारे में भी बताएं। उत्तर प्रदेश का एक फोक फॉर्म है नौटंकी, बहुत ही प्रचलित फॉर्म है। हमारे एक सीनियर हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं, मिस्टर रणधीर कुमार। थिएटर के मामले में हमारे देश में उनका काफ़ी नाम भी है। तो उन्होंने NSD में ये अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन किया था, जो कि नौटंकी पे बेस्ड था।
तो मैं बहुत खुश हुई कि जब मैं एनएसडी से पास आउट हुई तो उन्होंने इसको प्रॉपर मतलब सोचा कि इसको क्यों ना, और क्योंकि ये बहुत अच्छा डिप्लोमा उस वक्त हुआ था, बहुत इसकी तारीफ हम लोगों ने सुनी थी, तो इसकी इतनी डिमांड हो गई उस नौटंकी की। उस नाटक का नाम था मिस गुलाब बाई, तो हमने मिस गुलाब जान करके उस नाटक के शोज़ को किया, और उसमें एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी मैं रही और मैं एज एन एक्टर भी रही। तो बेसिकली गुलाब जान जो थी वो नौटंकी की नायिका थी, जिसको हम कहते हैं कि उन्हीं की वजह से नौटंकी की उत्पत्ति हुई है। तो उस पर हमारे लगातार शोज़ चल रहे हैं और 3-4 शोज़ हमारे हो भी चुके हैं, लेकिन अब जैसा कि पता ही है आप सबको, ये पेंडेमिक जिससे हर इंसान जूझ रहा है, तो नाटक कैसे इससे अछूता रह सकता था तो उस वजह से फिलहाल हमारे शोज़ बंद है, लेकिन जल्दी ही हमारे शोज़ शुरू होने वाले हैं अलग अलग शहर। अब फोक की भी बात आ गई दीक्षा जी, गुलाबो बाई का भी जिक्र हो गया, जिसे अपनी गुलाबो जान बताया, गुलाब जान, मिस गुलाब जान। अब दिमाग में कुछ बातें और आती हैं, फोक की भी बात आ गई, हमारे गाँवों की बात आ गई। हमारे गाँव में एक बात कहा जाता है, जब भी बच्चियाँ दुपट्टा पहन के बचपन में नाचती हैं तो पापा लोग कहते हैं या दादाजी लोग कहते हैं का नौटंकी करता रे। तो एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन, फिर इसके बाद तो काफ़ी गंभीरता की तरफ हम बढ़ेंगे। आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ बचपन में, कभी आपने उड़नी उड़ के छत पे खूब नाचा हो जी भर के और कहा होगा का नौटंकी करता रे, कुछ इस टाइप का? इस बात से रिलेटेड एक इंसिडेंट मुझे याद आता है सबको पता है घर में कि शुरू से ही, मतलब सबको पता है मेरा गाने और डांस और इन चीज़ों में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो मेरे घर वालों के लिए कोई बहुत सरप्राइज़ करने वाली बात नहीं थी। अब आपने एक घटना की बात की तो एक बहुत अच्छी घटना, एक बहुत मज़ेदार घटना मैं आपको सुनाती हूँ। मैं क्लास 6 में थी और एक स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रही थी, तो उस वक्त छोटे बच्चों का कुछ ऐसा वर्कशॉप था जिसमें बच्चों को कविताएं परफॉर्म करना था। तो परफॉर्मेंस के कुछ दिन पहले मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे लग रहा था मैं स्टेज के लिए बनी ही नहीं हूँ और मैं ये पोयम पढ़ ही नहीं पाऊंगी, और मैं इतनी नर्वस थी कि स्टेज पर जाने के पहले मैं वो सारी पोयम भूल गई थी। उसके बाद से ये हो रहा था कि अच्छा ये चीफ गेस्ट आ रहे हैं, वो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, वो सुन के मैं और उलझन में। तो उस शो के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कुछ ऐसी, मतलब याद नहीं उन्होंने क्या कहा था, पर कुछ तो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए कुछ कहा था, और मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मैं वो पोयम बोलते बोलते इतनी इमोशन में आ गई, मैंने ऐसे जूता निकाला, उसको ऐसे ऐसे नचाया और मैंने चीफ गेस्ट के ऐसे मुंह पे फेंक दिया। मतलब इंटेंशनली नहीं किया था, पर वो उनको लगा, और मतलब और मुझे एहसास भी नहीं कि उनको चोट लग रही है। मैं अपने धुन में हूँ, मैं गाए जा रही हूँ, लोग ताली बजा रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मैंने उस कविता को 4 बार 5 बार 5-6 बार मैंने उसको परफॉर्म कर दिया। तो इस तरीके की उटपटांग हरकतें मैंने की हैं। दरअसल उटपटांग हरकतें ही इसकी जननी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आपको बदमाशियाँ करनी आनी चाहिए। शरारती अगर आप हैं तो मतलब आप क्रिएटिव काम कर लेंगे। वैसे भी जो एक्टिंग है कहा जाता है कि पूरे डूब के करने वाली चीज़ है, तो प्रयोगात्मक चीज़ है एक्टिंग, तो पूरी प्रयोगात्मक चीज़ है। आप जितना अच्छे से जीवन जीते हैं, जितने अच्छे से चीज़ों का अनुभव करते हैं, और फेल होने से नहीं डरना है। मतलब हमें हर चीज़ सिखाई जाती है कि हमें पास होना है। मतलब मैं अलग चीज़ सिखाती हूँ कि आप फेल होना सीखिए, क्योंकि जब तक वो फेल होने का डर रहता है तब तक पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ जो एक्टर्स काम करते हैं उनको पहली चीज़ मैं यही सिखाती हूँ, और मैंने भी यही चीज़ अनुभव किया है। अब अगले प्रश्न पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मन में एक बात आ रही है। आपने कहा कि आप गुनगुनाती अच्छा हैं, थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों के लिए। अब चूँकि मिस गुलाब जान की बात हुई है, तो मिस गुलाब जान के ये शुरुआत का गाना है, जब मतलब जिससे नाटक की ओपनिंग हो रही है, तो वो 2 लाइन जी कवाना फूलवा फूले सही रे सांझ, कवाना फूलवा फूले सही रे सांझ, कवाना फूलवा फूले आधी रात, कवाना फूलवा फूले आधी रात, कवाना फूलवा फूले आधी रात। होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस पे। ऐसी है कुछ शुरुआत होता है। क्या बात है।
आपने अगर आप ध्यान दीजिए दीक्षा जी, तो आपने बड़ा सटीक गीत चुना। इस टाइम हरसिंगार का मौसम भी चल रहा है, शाम को खिल रहा है, और सुबह अगर आप सो के उठिए तो हरसिंगार बिखरा बिखरा बिल्कुल, अगर मन का जो विरह है वो एकदम बिल्कुल कृष्ण को आमंत्रित करने लगता है। तो बड़ा सुंदर सिलेक्शन रहा आपका। अब एक मुझे लगता है कि काफ़ी थिएटर के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, एक प्रश्न उनके लिए मैं ज़रूरी समझती हूँ। दीक्षा जी, जो बच्चे NSD की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेसिक टूल्स, बेसिक टिप्स साझा करें हमारे दर्शकों से। NSD के लिए क्या मतलब होता है ना कि अक्सर हम पूछते हैं कि क्या करें, आप ये भी बताएं कि क्या बिल्कुल ना करें दीक्षा जी। क्या ना करें, शॉर्टकट अपनाना छोड़ दीजिए। NSD तक पहुंचने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप किसी अमेच्योर थिएटर ग्रुप के हिस्सा हैं, नहीं हैं तो प्लीज़ बन जाइए। लिटरेचर पढ़ना आप जारी रखिए, शोज़ करना मतलब जारी रखिए, ऑन स्टेज या फिर बैक स्टेज। मतलब आपको मेन लीड मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को करके तराशिए। आप जितना बेहतर तराशेंगे, जितना बेहतर अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें जितनी ज़्यादा करेंगे, आपको वो चीज़ें सिलेक्शन में उतनी ज़्यादा मदद करेंगी। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आर्टिस्टिक अप्रोच है, मतलब कि अगर आपको गाने में रुचि है, अगर आपको पेंटिंग में रुचि है, मतलब कला से जुड़ी अगर कोई अन्य विधा है जो आपको आती है या फिर उसमें आपको रुचि है, तो वो चीज़ भी आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद कर सकती है। क्योंकि नाटक क्या है, गायन, वादन और नृत्य का समावेश है। तो इसमें से कोई भी एक चीज़ निकाल दी जाए तो नाटक अधूरा है। जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, दीक्षा जी बता रही हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ऐसा ही हमारे थिएटर के साथियों के लिए भी है। अब कुछ और प्रश्न दीक्षा जी से करेंगे, उससे पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दें दीक्षा जी के बारे में जो शायद कम लोग जानते हैं। जब दीक्षा जी ने NSD किया उसके बाद जब फोक की बात आती है, अक्सर आदमी अपना क्षेत्र, अपना जवार चुनता है। भोजपुरी में कहते हैं कि आपन जवार सबके निकला गला। लेकिन दीक्षा जी के साथ एक बहुत विशेष बात जो है, दीक्षा जी ने संभवतः बुंदेलखंडी नाटक किया और वहाँ पे इन्होंने 80 साल का लीड किया, 80 साल के औरत का किरदार निभाया। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और दीक्षा जी से गुजारिश है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दरअसल ये बुंदेली नाटक ही अभियान थिएटर ग्रुप के साथ मेरा पहला नाटक था। नाटक का नाम था खूबसूरत बहू, और इसके राइटर थे नाग गोडस, और ये पूरा बुंदेली नाटक था। और मतलब जिसको बोलते हैं कि प्रोफेशनली जब आपने थिएटर करना शुरू किया हो और उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम हो, और उसके बावजूद आपको जाते ही मतलब आपको 80 साल का कोई कैरेक्टर दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है, पहली बात कि छोटी उम्र में समझ भी नहीं होती है कि जब हम खुद ही 19-20 साल के हैं, तो मतलब कितनी एज रही होगी मेरी, आई थिंक 16-17 साल की मैं रही होंगी, तो उतनी समझ भी नहीं थी कि कैरेक्टर को कैसे बनाना होता है। पर उस वक्त जो टीचर आए थे, उन्होंने जो पूरा प्रोसेस वो सिखाया कि किसी कैरेक्टर को बनाने का क्या प्रोसेस होता है, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और बोलते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट, तो वहाँ से एक बहुत सीरियस चीज़ समझ में आई कि एक एक्टर जो होता है ना, उसके लिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आज मेरा शो है और आज मैं तुरंत शो में, बस मैंने पिछले 25, 26, 30 दिनों के रिहर्सल में कुछ भी नहीं किया लेकिन मैं ऐसे मैजिक कर दूंगा, तो वो नहीं होता है। आपने जो 25 और 30 दिन के प्रोसेस में जितने बार आप गिर करके उठे होते हैं ना, जो चीज़ें आप रोज़ करते हैं ना, वही चीज़ फाइनल स्टेज पर होती है, और वो प्रोसेसिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो मुझे फर्स्ट वर्कशॉप में ही ये प्रोसेसिंग का जो फंडा पता चल गया, तो ये कैरेक्टराइजेशन करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सब लोग हंस भी रहे थे कि किसी को मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं वैसे करूँगी, और इंसिडेंट भी हो गया था। मतलब नाटक के ठीक 2 दिन पहले मतलब चोट लग गई थी, मेरा हाथ फ्रैक्चर होते होते बचा था, पूरे बैंडेज लगा था, और इसमें मारने का सीन था, और मैं ऐसे ऐसे करके मार रही थी अपने हाथ के साथ, लेकिन वो सीन नहीं मिस हुआ क्योंकि वो पहला था। तो जहाँ से आप चीज़ें शुरुआत करते हैं वो आपको उम्र भर याद रह जाती हैं, और ये इसलिए भी याद है क्योंकि जब मैंने अभियान थिएटर ग्रुप के साथ नाटक शुरू किया तो भी मुझे पहला कैरेक्टर ऐसा मिला, और जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गई तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो हमारा पहला प्रोडक्शन था वासांसी जिरनानी, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ के अंडर में हो रहा था, वो भी कैरेक्टर ऐसा ही था। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे पता है कि अब दर्शकों को बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ, और ये वाकई में स्वाभाविक भी है, इतनी खूबसूरत शख्सियत हो। और लेकिन अब कुछ बातें मुझे लगता है कि अपने शहर के बारे में भी होनी चाहिए, और अब हम गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे। दीक्षा जी, मन में एक बात आती है कि गोरखपुर से आप जब गई तो गोरखपुर के होने के कारण कुछ चैलेंजेज आपने फेस किया, जैसा लोग कहते हैं कि पूर्वांचल के लोगों की भाषागत समस्याएं होती हैं, और भी कुछ ऐसा क्या है? थोड़ा सा मन में आता है, एक्चुअली है क्या? दरअसल मेरे साथ ये समस्या इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से ही हूँ, मतलब मेरे घर में भी भोजपुरी बोली जाती है,
लेकिन मेरे फादर की हिंदी बहुत अच्छी है, मेरी दोनों बहनें हैं उनकी भी हिंदी काफ़ी अच्छी है। तो ये हिंदी को लेकर के मतलब पूर्वांचल के बच्चे जब बाहर जाते हैं तो एक जो वाचिक अशुद्धता का सामना करना पड़ता है कि ये हिंदी भी बोल रहा है तो इसकी बोली में भोजपुरी का टोन आ रहा है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं फेस करनी पड़ी क्योंकि हिंदी साहित्य में भी रुचि था और होता है ना कि घर में जैसा माहौल मिलता है उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट भी होता है। तो मेरे घर में शुरू से साहित्यिक माहौल रहा है, तो इसलिए भाषा अशुद्धि की कभी मेरे साथ हिंदी को लेकर के समस्या नहीं रही है। और क्योंकि एनएसडी में मैं गोरखपुर की पहली थी जो गई, तो सब बहुत आश्चर्य भी करते थे कि अच्छा गोरखपुर में भी थिएटर होता है क्या, क्योंकि यहीं के बहुत सारे यंगस्टर हैं जो जाके कहते हैं कि भाई यहाँ तो थिएटर ही नहीं होता है। मतलब कितने लोगों को तो मैंने ही फेस किया है। मतलब एक बार हमारे भारंगम का शो चल रहा था, हमारी कुछ रिहर्सल चल रही थी, तो यहीं का एक लोकल लड़का शायद वहाँ घूमने आया और उसने बोला कि मतलब मेरे ही किसी बैचमेट से लकली उसको मुलाकात हुई और उसने कहा कि अच्छा आप लोग कैसे थिएटर करते हैं, मैं करना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि कहाँ रहते हो तुम, तो उसने बोला मैं गोरखपुर में। वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वो तो अच्छी बात है कि मैं वहाँ बगल में रिहर्सल कर रही थी, तो मेरे बैचमेट ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा कहाँ रहते हो। फिर बाकी उसको पूछा, मैंने कहा आप अपने शहर में रह के अपने शहर को नहीं जान पा रहे हैं, इतने टाइम से वहाँ थिएटर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने शहर में ना विजिट किया है, ना जाना है, ना समझा है, और आप ऐसे बाहर जाकर के सिर्फ बदनाम कर रहे हैं कि आपके शहर में कुछ नहीं होता है। तो ये एक हवा भी हम मन में बना लेते हैं कि यार हमारे शहर में तो कुछ है ही नहीं। आपको कुछ सीखने के लिए, किसी चीज़ का बेस बनाने के लिए अपने शहर से भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में ज़ीरो हो के सीखना चाहते हैं तो आंखें खोल के अपने अगल बगल देखिए। आपके शहर में बहुत सारे ऐसे संसाधन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस पे। दीक्षा जी ने बहुत ही आवश्यक बात कही। मुझे लगता है कि ये दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। एक बार पुनः दीक्षा जी के माध्यम से ही, एनबी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगी, अगर आपको एक्टिंग से प्यार है, आपके मन में कहीं भी एक्टिंग के लिए थोड़ा प्यार पनप भी रहा है, तो आप सही समय पर अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर, आई थिंक बहुत अच्छा नाम है, और भी अच्छा संस्थान, आप पता करें और ज्वाइन करें। लेकिन ये ना कहें कि गोरखपुर में थिएटर का प्लेटफॉर्म नहीं है, और पहले से स्थिति बेहतर भी हुई दीक्षा जी। अब दीक्षा जी एक प्रश्न और आपसे लेंगे, जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में आप अपनी दृष्टि से कौन कौन सी चुनौतियां देख रही हैं एक्टर्स के लिए? देखिए, जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो मैं आज के थोड़ा 10 साल पहले जाके बात करती हूँ, क्योंकि जब मैंने 2010 में अभियान के साथ काम करना शुरू किया था तब हमारे पास वाकई में संसाधन नहीं थे। हम चाय की दुकान पर रिहर्सल करते थे, हम किसी पार्क के घास पर बैठ कर के रीडिंग कर रहे होते थे, या फिर हम जगह के लिए लोगों से पूछ रहे होते थे कि कोई हमें जगह दे दो। नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग नहीं बन रही है, उसकी छत बन रही है, हम उसके नीचे कहीं नया लिंटर बन रहा है, हमने वहाँ पर काम किया है। तो अगर उस वक्त ये बात आती है कि बहुत चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, तो मैं आज के 10 साल पहले ये कहती कि हाँ, हमारे शहर में संसाधन नहीं है, सुविधा नहीं है। लेकिन 2010 से लेकर के 2020 आज कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। आज आपके शहर में, मतलब मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस कि क्योंकि मैं अभियान थिएटर ग्रुप से हूँ, तो हमारे पास स्पेस नहीं था। आज शहर के प्रतिष्ठित जगह पे, मतलब शाही मार्केट जैसी जगह पर हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, प्रॉपर वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, फिल्म की क्लासेस, थिएटर की ट्रेनिंग प्रॉपर चलती है, हम नाटक के रिहर्सल करते हैं, और वहाँ आपको पूरी आज़ादी, आप सुबह आइए, अपना शेड्यूल के साथ आइए, और आपको दिन भर सीखना है, जो करना है, आपको किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। तो आज मेरे ख्याल से संसाधन को लेके तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सुविधा नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए आपको अपने शहर से बाहर ज़रूर जाना पड़ेगा। लेकिन मतलब होता ना कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, कि आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो आपको ज़ीरो से शुरू करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फैमिली जो है वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या फिर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप परिवार को लगातार प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं आप मुझे सपोर्ट करिए। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास अगल बगल दृष्टि डालिए। आज के 10 साल पहले और आज बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। आपको बहुत ज़्यादा सुविधा तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको ये शहर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दीक्षा जी, आपकी बात
आपका संघर्ष देख के काफ़ी लिटरेचर मन में उमड़ जाता है। कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद आते हैं जब वो कहते हैं वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ हैव टू कीप, गो टू माइल्स एंड माइल्स बिफोर आई स्लीप। वहीं महादेवी वर्मा याद आ जाती हैं, आंखें कैसी सजल सनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तो एक तरह से आप अभी एक कहानी भी बन चुकी हैं, एक प्रेरणा बन चुकी हैं, काफ़ी लोगों को मैसेज दे रही हैं, काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रही हैं कि कम संसाधन हो तब भी हम आगे जा सकते हैं। और वाकई में आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। इससे पहले कि हम विदा लें, मन तो नहीं मान रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और थोड़ी सी बातें और हो जाए। तो दीक्षा जी, आप अपने शहर के लोगों को, अपने शहर के उभरते जो नैनीहाल हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो एक्टिंग से हैं खासकर? सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कला के क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप एक्सक्यूज़ देना बंद कर दीजिए। आपके शहर में जो भी संसाधन आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन संसाधनों का आप इस्तेमाल करिए और लगातार आप काम करना शुरू कर दीजिए। आप शिकायत मत करिए आपके पास ये नहीं है, आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए। और डेडिकेटेड अगर आप रहेंगे और अगर आप सच में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत और शहर का कोई भी कोना आपको कोई काम करने से नहीं रोक सकता है। अपने पेरेंट्स को आप ट्रस्ट में लीजिए, है ना, क्योंकि पेरेंट्स सबसे बड़े पिलर होते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ऐसा काम ही मत कीजिए कि आपके लिए इतनी सारी बाधाएं उत्पन्न हो। तो अगर आपके लाइफ में गोल होगा तो यहाँ भी गोल मिल जाएगा। बिल्कुल दीक्षा जी, यहाँ पे आप आज सच में आप ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग याद दिला रही हैं। हमारे वहाँ कहा जाता है कि माटी की महकल बनई दुनिया के महकावेला, फील ऑफ योर सॉइल मेक यू ऑल टाइम फीलिंग। तो अब दीक्षा जी, बहुत अच्छा लगा आज आप आई, और एनबी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, और यह प्रेम बना रहे, यह सहयोग बना रहे। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी बातें हो चुकी हैं, और जो प्रकृति होती है ना, वो मैं यंगस्टर से कहना चाहूँगी कि बहुत बार होता है, हम चीज़ों को जब बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके होते हैं तो हम बहुत निराश हो चुके होते हैं। तो आप निराश मत होइए। जैसी एक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है ना, वो नियम जीवन पर भी जो है लागू होता है। तो आप जैसी ऊर्जा ब्रह्मांड में फेंकेंगे, वैसी ही ऊर्जा आपके पास लौट करके आएगी। तो अब ये मैंने 2 लाइन की बात कही है, अब आप इसके बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। क्या बात। तो दोस्तों, आज आप दीक्षा जी को सुपर वुमन के तौर पे देख रहे हैं, गोरखपुर के एक तरह से जिन्होंने बहुत बेहतर किया, जिन महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, उस फॉर्म में दीक्षा जी को आज देख रहे हैं। तो आपके मन में एक बात आती होगी कि कुछ ऐसे किरदार भी होंगे जो दीक्षा जी के मन को छूते होंगे, कुछ ऐसे सुपर वुमन का कोई किरदार होगा जो दीक्षा जी को लगता होगा यार ये वाला किरदार सुपर्ब है। तो दीक्षा जी, थोड़ा सा बताएं कुछ इस बारे में। किसी एक किरदार के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जितने स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ या फिर जितने भी फिल्में या फिर नाटकों को देखती हूँ, तो उसमें हर किरदार में कोई ना कोई एक ऐसी बात ज़रूर होती है जो जहन में बैठ जाती है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक की बात करूँगी तो वो बाकी सारे किरदार के साथ अन्याय करने जैसा हो जाएगा मेरे लिए। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि जो पात्र मुझे मिल रहा है, जो रोल मुझे मिल रहा है, मैं उसके साथ न्याय कर पाऊँ। और मेरी यही कोशिश, चाहे वो थिएटर की बात हो, चाहे वो सिनेमा की बात हो, मेरे जीवन पर्यंत यही कोशिश रहेगी। देखिए, 100% की हम बात बस करते हैं, लेकिन ये कभी आप 100% दे नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन कल से थोड़ा सा बेहतर अब कर पाते हैं। तो मेरे हर परफॉर्मेंस में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कल से बेहतर आज कर पाऊँ। बस। दीक्षा जी, वैसे तो कलाकार का मन बड़ा ठहरा हुआ भी होता है, लेकिन मन बड़ा चंचल भी है, पूरी दुनिया जानती है। अब मुझे लगता है कि मेरे मन का एक चंचल सा कोना, एक चंचल सा सवाल आपसे पूछने की तरफ है। दीक्षा जी, आप कोई अपना फेवरेट एक्ट का थोड़ा सा पार्ट हमारे दर्शकों के लिए करना चाहेंगे? अब क्योंकि खूबसूरत बहू की बात हुई है और हिंदी भाषी बेल्ट का होने के बावजूद मुझे जीवन में पहला नाटक बुंदेली करना पड़ा है, तो उसी का एक डायलॉग है। जो चाची है जिसका किरदार मैंने निभाया था, उसका जो बेटा है उसको वो कहीं बाहर कमाने के लिए भेजती है, तो वो उसको जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, उसके 2-4 लाइनें हैं, मैं बताती हूँ कि ए हरी, ए मरी वो सलीमा ना देखियो, अब बेटा ऊपर ही पतुरिया के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ियो। तो थोड़ी सी इस तरीके की वो महिला है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो क्या बात है दीक्षा जी, आपने तो सेकंड भी नहीं लगे, बिल्कुल रंग बदला, और ये वाकई में मुझे ये थिएटर की बात बहुत सुंदर लगती है।
होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस पे। अब दीक्षा जी, दिमाग में एक बात आती है, जैसा कि एनएसडी की अगर हम बात करें तो एनएसडी से बॉलीवुड तक का सफ़र काफ़ी एक्टर्स ने बहुत अच्छे से निभाया भी है। और अगर हम ध्यान दें तो अभी हमने इरफान खान को एक तरह से, ऐसे तो हमारे जहन में वो हमेशा रहेंगे, फिर भी एक तरह से हमने उनका आसपास होना एक तरह से खोया है और ये काफ़ी दुखद है। आपको भी बहुत लोगों ने काफ़ी इंस्पायर किया होगा। हमारे एनएसडी से निकले हुए नवाजुद्दीन साहब हैं या इरफान साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं। थोड़ा सा आप इस तरफ बताएं कि कैसा आपका कभी किसी से आपका राब्ता रहा है या क्या रहा है, थोड़ा सा। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बड़े बड़े एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में जो पास आउट हुए हैं। कुछ जो टीचर हैं जिन्होंने उनकी क्लासेस ली हैं या फिर उनके जो बैचमेट हैं जिनके कभी प्ले होते हैं, तो वो कुछ इंसिडेंट बताते हैं। तो इरफान सर के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसिडेंट है। एक बाहर से टीचर आए थे। हमारे यहाँ कुछ एक्सरसाइज होती है, थिएटर की कुछ एक्सरसाइज होती है, तो जानवर के शरीर को बनाना और उससे रिलेटेड कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने वाली एक्सरसाइज थी। तो टीचर ये बता रहे थे कि आपको ये जानवर बनना है, किस जानवर की क्या एक्टिविटी है, आप ये एक्टिविटी करिए, आप वो एक्टिविटी करिए। तो उस टीचर ने देखा कि इरफान सर ऐसे लेटे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हर इंसान जानवर के किसी न किसी किरदार को निभा रहा है, पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जब फाइनली वो टीचर गए सर के पास, इरफान सर के पास, कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोला, सर मैं मगरमच्छ बना हूँ मैं मगरमच्छ बन के निकटा हूँ। ये इंसिडेंट बहुत प्रसिद्ध है एनएसडी में। लगभग जो जानते हैं उनको ये इंसिडेंट जरूर पता है उसके बारे में। दीक्षा जी, आपने तो इरफान साहब की बात याद दिला दी। बहुत से उनके कितने सारे किरदार मन में बैठ जाते हैं और उनकी सूजी आंखें तो शायद कभी भूलें। इरफान साहब हमेशा हम सभी के जहन में रहेंगे। और दीक्षा जी, आपके साथ बात करके वाकई में बहुत मज़ा आया, लेकिन अब वही है कि जाने देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा आपको। जाने के पहले एक छोटा सा एक्ट और हम सभी चाहते हैं दर्शकों के लिए। एक्ट तो जैसे मैं ब्लैंक हो गई हूँ एक्ट का नाम सुनते ही। लेकिन उदय प्रकाश मेरे पसंदीदा कवियों में से एक कवि रहे हैं। उनकी एक कविता मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने एनएसडी में उसकी कुछ पंक्तियाँ परफॉर्म भी की थी। तो उसके 2-4 लाइन है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। मालिक आप नाहक नाराज हैं, भूल जाइए उन चीजों को जिन पर आपका बस नहीं चलता। अब हवा की सनिया का हारिन तो है नहीं ना मालिक, आपके बनिहारों के बच्चे नहीं हैं ये। हवा का क्या करेंगे मालिक, हवा का काम है बहना, अब वो तो बहेगी ही। ऐसे करके कुछ है लाइन, आगे का मैं भूल गई हूँ, पर ये मेरी पसंदीदा कविता में से एक कविता है, तो इसलिए अभी मुझे ये कविता याद है, इसलिए मैं ये परफॉर्म। क्या बात है दीक्षा जी, जैसा कि दर्शकों को जानकर बड़ी खुशी होगी, दीक्षा जी लिखने में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं, लिखती भी हैं, और वाकई में ये बड़ा सुंदर है। एक थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साहित्य से ये जो संबंध है, ये आपके आत्मीयता को थोड़ा सा और प्रगाढ़ कर देता है। तो वाकई में आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया दीक्षा जी, और बहुत सारा धन्यवाद, इनफाइनाइट थैंक यू फॉर कमिंग हियर, और बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर कितना अच्छा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। आज आप देख रहे थे सुपर वुमन ऑफ गोरखपुर, और आपके साथ थी दीक्षा तिवारी। अगले हमारे इनिशिएटिव के लिए, अगले हमारे नवाचार के लिए, अगले हमारे विस्तार के लिए जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। फिर हाजिर होगी आपकी अपनी आकृति, फिर किसी सुपर वुमन के साथ। थैंक यू दीक्षा जी।